गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक लॉक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में देखा समझा। उसमें हमने दो बातों को स्पष्ट किया था, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। देखिए, हमने स्पष्ट किया कि जो लॉक के सामाजिक समझौते के तहत मानव स्वभाव की जो व्याख्या की है, उस व्याख्या में उन्होंने हॉब्स के मानव को जो स्वार्थी, पार्श्विक, पतित, दुर्गुणी जो माना था हॉब्स ने, उसी प्रकार से न मानकर लॉक मनुष्य को क्या मानते हैं? सद्गुणी, अर्थात सद्गुणों से संपन्न। और स्पष्ट करते हैं कि मानव अपनी प्रकृति से सामाजिक प्राणी है और पार्श्विक सहयोग, प्रेम, दया, सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। अतः मनुष्य में दया, प्रेम, सहयोग, सौहार्द, नैतिकता, भावुकता, सहनशीलता, इतने अच्छे अच्छे गुणों से वो संपन्न है। आप समझ सकते हैं कि हॉब्स से बिल्कुल विपरीत और उलट प्रकृति का उन्होंने यहाँ चरित्र का पूरा उल्लेख किया है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉक के सामाजिक समझौते के तहत जो मानव स्वभाव का जो उल्लेख किया है, वो हमें बेहद ही उन्होंने एक अच्छे मनुष्य स्वभाव के बारे में पूरी विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। फिर प्राकृतिक अवस्था में हमने क्या देखा था कि लोग कहते हैं कि मेरा जो मनुष्य है वो प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया से पूर्ण प्राणी है। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर कैसी अवस्था है? शांति, संपन्नता, सहयोग और स्वतंत्रता की अवस्था है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं है, अराजकता नहीं है। सभी लोग आराम से शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे ढंग से अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ सकते हैं? तो उन्होंने यहाँ पर एक बेहद ही अच्छी अवस्था का उल्लेख किया है। आज हम समझते हैं कि सामाजिक समझौता, यानी अब मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, चरित्र अच्छा है, अच्छे ढंग से जीवन जी रहा है, तो फिर सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? सामाजिक समझौता क्या है, इसको हम स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु यह अव्यावहारिक और कुछ असुविधा और कुछ कमियां हैं। मानते हैं प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपना जीवन जी रहा है, लेकिन कुछ अव्यावहारिकता है, असुविधाएं हैं और कुछ कमियां हैं। जैसे पहला देखा है कि इस प्राकृतिक अवस्था में हमें कोई प्रकट या सर्वमान्य नियम दिखाई नहीं देता है। यानी इस प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का कोई सर्वमान्य या कोई स्पष्ट नियमों नहीं दिखाई देता है। कोई भी स्पष्ट सर्वमान्य नियम दिखाई नहीं देता है। दूसरा, इसमें कोई भी प्रकट या निष्पक्ष निर्णायक भी नहीं है, कोई ऐसा शासक भी नहीं है जो ये किसी प्रकार की भूमिका निभाए, न ही कोई किसी प्रकार का राज्य है। तीसरा, निर्णयों को कार्यान्वित कर सकने वाली कोई शक्ति भी नहीं है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो नियमों को या निर्णय जो हो चुके हैं उनको लागू करे। तो कह सकते हैं एक प्रकार से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जैसी जो शक्तियाँ होती हैं, इनका पूरा अभाव हमें कहाँ दिखाई देता है? प्राकृतिक अवस्था में। आदर्श जरूर हैं, लेकिन इन शक्तियों की हमें बहुत बड़ी कमी झलकती है, असुविधाएं और अव्यावहारिकता दिखाई देती है, स्पष्ट होती है। कौन सी? कि इस अवस्था में न तो कोई प्रकट या सर्वमान्य नियम है और न ही किसी प्रकार का कोई निष्पक्ष निर्णायक है और न ही इन निर्णयों को कार्यान्वित करने वाला कोई शक्ति है। तो इनकी हमें बिल्कुल वहाँ पर कमी दिखाई देती है। और इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति क्या करते हैं? ये व्यक्ति ठानते हैं कि भाई इन प्राकृतिक अवस्था को त्याग करके हम एक समझौते के द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति कैसे करें। ठीक है, तो देखिए, उपरोक्त तीनों असुविधाओं से बचने के लिए सभी व्यक्ति क्या करते हैं कि हम हमारी प्राकृतिक अवस्था है उसको त्याग करके एक समझौते के द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात एक समझौता करते हैं जिससे किसकी उत्पत्ति होती है? राज्य की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ गई कि इन उपरोक्त तीन अवस्थाओं से बचने के लिए वो सभी व्यक्ति मिलकर एक समझौते के द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं। अब देखिए, इसके लिए मनुष्य दो प्रकार के समझौते करता है। किस प्रकार के समझौते करता है? दो प्रकार के। अब पहला जो समझौता होता है, पहले समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। ध्यान रखना, हॉब्स का केवल एक ही समझौता था,
लेकिन यहाँ पर दो समझौते होते हैं। पहले समझौता ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई है पहले समझौते में। इसलिए कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं कि हॉब्स अपने लॉक का आया जो समझौता है उसमें दो समझौते होते हैं और पहले समझौते में प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई है। और इस समझौते में ये निर्धारित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा जिन्हें मनुष्य के व्यक्ति और सामाजिक हित के लिए उपयोगी है। बात समझ में आई? एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि पहले समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई है। ये तो आप सभी को पता हो गया। अब इस समझौते में क्या निर्धारित करते हैं कि वे अपने संबंध में, मतलब हम सभी मनुष्यों के संबंध में ये व्यवस्था करने का अधिकार पूरा पूरा किसको देते हैं? समाज को देते हैं। ठीक है, किसको देंगे? समाज को देंगे। और परिणाम स्वरूप अब उस कानून का निर्माण का अधिकार समाज के लोगों को होगा, समाज को होगा कि हमें किस प्रकार का सामाजिक हित में और व्यक्तिगत हित में किस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना है। यही बात समझ में? यानी समाज हित में और व्यक्ति हित में जो भी उपयोगी होगा वो सब निर्णय का पूरा पूरा अधिकार किसको होगा? समाज को होगा। ये सब कुछ अधिकार किसको सौंपते हैं? समाज को सौंपते हैं। दूसरा समझौता में क्या होता है? दूसरे समझौते में समाज के व्यक्ति मिलकर शासक से समझौता करते हैं। अब समाज के जो व्यक्ति हैं ये मिलकर किससे समझौता करते हैं? शासक से करते हैं, तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। अब शासक से समझौता करने का तात्पर्य राज्य संस्था की उत्पत्ति होगी। यह समझौता एक प्रकार से शासक और शासितों के मध्य है, जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने, उसकी मनवाने के पूरा पूरा अधिकार दिया जाता है। समझ गए आप कि पहले समझौते से समाज की उत्पत्ति होती है और दूसरे समझौते से समाज के व्यक्ति मिलकर शासक से समझौता करते हैं तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। और ये समझौता एक प्रकार से शासक और शासित, शासक जो राजा होता है और शासित वो होते हैं जो राजा जिन पर शासन करता है, जो समाज के लोग होते हैं उनके मध्य। और इसके द्वारा समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करना तथा उनको लागू करने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो कानून की शक्ति किसको दे दी जाती है? शासक को दे दी जाती है। बात स्पष्ट हुई? दो प्रकार के समझौते, पहले समझौते से समाज की उत्पत्ति, दूसरे समझौते से राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, ये एक प्रकार से दो समझौते सामाजिक समझौते के तहत संपन्न होते हैं। अब देखो इसकी क्या क्या विशेषता है, समझिए एक एक करके। लॉक के सिद्धांत के अंदर दो प्रकार के समझौते हैं। पहले समझौते से द्वारा एक समाज की स्थापना की गई है, दूसरे समझौते से शासक और शासितों के मध्य शर्तें निर्धारित करते हुए सरकार की स्थापना की गई है। अब राज्य और सरकार एक ही बात है, जिसमें कानून बनाना, कानून लागू करना तथा कानून अनुसार न्याय प्रदान करना, ये कुछ सभी शक्तियाँ उसको प्रदान की गई है। बात स्पष्ट हो गई कि पहले समझौते से इस प्रकार से ये सब कुछ तय होता है। राज्य, पहले समझौते से समाज और दूसरे से राज्य। दूसरा है कि समझौते के तहत सभी नागरिक अपने अधिकारों का त्याग करते हैं, किंतु यह शर्त पर त्याग किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए करेगा। देखो, समझौते का परित्याग यहाँ पर भी हो रहा है। सभी व्यक्ति अपने जो भी प्राकृतिक अधिकार है उनका त्याग बिल्कुल करते हैं, किंतु शर्त यह है, यानी त्याग करने की जो शर्त है वो ये है कि उनकी पूरी सुरक्षा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाएगा। उनके हितों की अवहेलना नहीं की जा सकेगी। स्पष्ट हुआ? तो तीसरी ये विशेषता दिखाई देती है कि समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं है। मतलब सभी व्यक्ति मिलकर एक समझौते के द्वारा राज्य संस्था का निर्माण करते हैं। इसमें समाज के सभी लोगों का पूरी अनुमति है और सहमति है, तभी तो राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य संस्था की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा मन मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। बात स्पष्ट होगी। दूसरा, लोग हैं वो मर्यादित राजतंत्र की स्थापना करने के पक्ष में है। वो बिल्कुल हॉब्स की तरह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करने में यकीन नहीं करते। वो नियंत्रित यानी सीमित राजतंत्र की बात करते हैं, अर्थात उस पर कुछ मर्यादा, उस पर कुछ लगाम होनी चाहिए, इसमें वो पूरा स्थापना करने के पक्ष में है। क्योंकि हॉब्स को पता है कि
किसी भी व्यक्ति को इतनी असीमित शक्ति देना एक प्रकार से शासन व्यवस्था के हितों के अनुरूप नहीं होता है, न समाज के न राज्य के हित में। इसलिए लोग मर्यादित राजतंत्र की बात की वकालत करते हैं। लोक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है। वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है। देखो, बिल्कुल यकीन करता है पहला समझौते से समाज की उत्पत्ति, दूसरे से राज्य की होती है, लेकिन राज्य में शासक और शासितों के मध्य जो प्रकार से समझौता होता है तो शासन व्यवस्था के चलाने की जो शक्ति है वो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट करते हुए इस बात को क्या गया है कि कौन इस शक्ति का प्रयोग करेगा और कौन इस शक्तियों को लागू करेगा, सब कुछ। तो कह सकते हैं कि लॉ के सामाजिक समझौते में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का भी हमें पूरा उल्लेख मिलता है या उसके विचारों का समर्थन करता है। सरकार अपने निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने का कार्य न करे तो जनता शासक को पदच्युत करने का अधिकार भी है। अब ये बिल्कुल सही है कि जिस समझौते के तहत राज्य सरकार सबका प्रादुर्भाव हुआ है, जिसकी स्थापना हुई है, और वो अपने अगर लक्ष्य पूर्ण करने में असफल रह जाए, जनता की सुरक्षा नहीं कर पाए, सुरक्षा की जनता की जो आवश्यक मांगे उनकी पूर्ति नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे शासक को जनता कभी भी पद से हटा सकती है, पद से पदच्युत कर सकती है। ये पूरा अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। लोक के सिद्धांत में वास्तविक और अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप से किसमें निहित की गई है? समाज में की गई है। अंतिम जो शक्ति है वो किसके पास है? समाज के पास। कि अगर शासक हमारे सुरक्षा, हमारी संपत्ति, हमारे जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो फिर हमें ऐसे शासक की आज्ञा का पालन करने का अधिकार नहीं है, उसको पद से हटा सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि लोक के सामाजिक समझौते के तहत ये स्पष्ट होता है कि अंतिम शक्ति अर्थात सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता शक्ति किसके पास है? समाज में निहित मानी गई है। तो ये समझ सकते हैं लोक के सामाजिक समझौते में बिल्कुल वास्तविकता के करीब है। और जिस प्रकार से इन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें हमने देखा कि दो प्रकार के समझौते हैं, पहले समझौते द्वारा समाज, दूसरे द्वारा राज्य, तथा सभी व्यक्ति हैं वो अपने अधिकारों का त्याग इस शर्त पर करते हैं कि उनकी समाज में सुरक्षा सामूहिक रूप से हो और सामूहिक रूप से उनके हितों का ध्यान रखा जाए, तथा समझौते से जिस राज्य संस्था का निर्माण हुआ है वो सब मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। लोग मर्यादित राजतंत्र में विश्वास करने के पक्ष में है, तथा राज्य और शासन में अंतर करते हुए कहा गया है कि शक्ति सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए या उसको उसके अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का कार्य न करे तो जनता उसको पद से हटाने का भी पूरा अपने पास शक्ति या अधिकार रखती है, तथा अंतिम जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता शक्ति है, वो उन्होंने जनता में निहित की गई है। ये था सामाजिक समझौता। ठीक है, एक बार पुनः स्मरण कराता हूँ आपको, समझ लीजिए। देखिए, आखिर सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सभी को पता है कि प्राकृतिक अवस्था में आदर्श अवश्य हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ आधारभूत कमियाँ दिखाई देती हैं। अर्थात बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कहें तो वहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पूरा अभाव है। यूँ कह सकते हैं कि इस अवस्था में न तो कोई नियम है, न ही किसी प्रकार के निर्णायक हैं, और न ही इन निर्णयों को लागू करने वाली कोई शक्ति है। अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पूरा अभाव दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि सामाजिक समझौते की प्रक्रिया इस प्रकार है कि सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और दो समझौते करते हैं। पहले समझौते द्वारा राज्य की स्थापना होती है। एक व्यक्ति, यह है व्यक्तियों के मध्य होता है, ये स्थायी समझौता है, इसको कभी तोड़ नहीं सकते। दूसरा समझौता है व्यक्ति और शासक के मध्य, इसमें सरकार की स्थापना होती है, और ये अस्थायी समझौता होता है। अगर सरकार अपने लिए काम नहीं कर पाए उसको हटा सकते हैं। लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से करते हैं। लोग समाज, राज्य, सरकार तीनों में स्पष्ट अंतर करते हैं तथा तीनों अंगों की स्थापना करते हैं, परंतु न्यायपालिका को कार्यपालिका का एक भाग के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक शासन सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और लोग अपने जीवन के प्रति एक स्थायी सुरक्षित रहकर ये समझौता करते हैं, और समझौते के फलस्वरूप एक राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये उन्होंने एक सामाजिक समझौते में बताया, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया। अब हम देखते हैं कि जो सरकार है उस सरकार के क्या क्या कार्य बताएं। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज, राज्य और सरकार, शासक। अब ये जो सरकार है वो सरकार के क्या क्या कार्य होंगे, तो इन्होंने स्पष्ट किया है। लोग ने समाज और सरकार के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लिए संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य, संविदा शब्द के स्थान में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? ट्रस्ट का। वह इसलिए कि सरकार को समाज के अधीन रखना,
किसको? सरकार को समाज के अधीन रखना, तथा सरकार जनहित के लिए स्थापित है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहे, हॉब्स की तरह यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ जनता को ध्यान में रखते हुए काम किया है। ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया भी जा सकता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार ही कार्य करें। इसलिए ध्यान रखना कि उन्होंने संविदा शब्द की जगह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है। और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, उसकी अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर कोई ऐसी करे भी हरकत तो उसको हटाया भी जा सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान और मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। बात समझ में आ गई? ये चीज़, इसके लिए सब कुछ ये हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार के 3 कार्य करने होते हैं। यानी आपको पता है उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे: जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। इन तीनों को उन्होंने मतलब अपनी मौलिक अधिकारों के रूप में स्पष्ट किया, प्राकृतिक अधिकार के तौर पे स्पष्ट किया है। ठीक है। अब इनकी रक्षा के लिए सरकार को कितने कार्य बताए हैं? पहला है मानव जीवन को व्यवस्थित रखने तथा समस्त विवादों को निर्णय करने के लिए उचित अनुचित न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना है। यह सरकार का एक प्रकार से व्यवस्थापक का अंग है। यानी मानव जीवन को व्यवस्थित रखने, सुचारू रूप से सही ढंग से नियम के तहत रखते हुए तथा समस्त विवादों का निर्णय करके उचित अनुचित न्याय अन्याय के मापदंड निर्धारित करना महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। दूसरा ये माना गया है कि एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करनी है, एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करनी है जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके। बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करनी है जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे। कोई भी, जैसे ये कार्य प्राय न्यायपालिका करती है। तीसरा है कि दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना, यानी बाह्य युद्ध आक्रमण से रक्षा करना, युद्ध की घोषणा, शांति स्थापित करना, दूसरे राज्य से संधि करना, न्यायपालिका के निर्णयों को कार्यान्वित करना, ये एक प्रकार से कार्यपालिका के तौर पे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों का एक प्रकार से कामों का संयोजन करके एक शासन मतलब सरकार चलाने की बात की व्याख्या करते हैं। लोग का मानना है कि इन तीनों कार्यों के संपादन के लिए पृथक पृथक गुणों तथा शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन शक्तियों तथा कार्यों का पृथक्करण होना जरूरी है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक ही रखा जाना चाहिए, इनका दोनों का कभी मिश्रण नहीं होना चाहिए। लोग ये दोनों कार्य एक अंग को सौंपने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये दोनों अंग समाज की सशक्त शक्ति के आधार पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पूरा अपना सरकार से संबंध में जो विचार है वो स्पष्ट किया है कि इन तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली है उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये था हॉब्स के, माफ कीजिए, लॉक के सामाजिक समझौते के संबंध में अपने विचार।